استاد बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। ज़िंदगी के सब महंगे सबक सस्ता लोग ही समझाते हैं, सस्ता लोग ही समझाते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो पार्ट 2 है, इस वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल है और उम्मीद है कि आप बखैर हाफियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के जो चैप्टर 1 है उसी का खुलासा लाइन बाय लाइन करने वाले हैं, जिसका नाम डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है। इसका फुल लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और पूरी अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन कहानी को समझाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन माने इसके अंदर से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा जो उर्दू का लेक्चर है पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरे अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो मौजू है वह है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इससे पिछले वीडियो में हम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में, यानी इसके जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, जो लेखक हैं जिनका नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, उनकी पूरी जीवनी, पूरी हालात ज़िंदगी, पूरे बायोग्राफी इनका पिछले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बता दिया गया था, लाइन बाय लाइन बताया गया था। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया गया है, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नज़ीर अहमद की कहानी के बारे में। तो सबसे पहले आप बताइए कि नज़ीर अहमद की कहानी ये क्या है, अफसाना है या नाविल है, क्या है ये? तो आपको मालूम होना चाहिए कि नज़ीर अहमद की कहानी ये खाका है। क्या है? खाका। खाका किसे कहते हैं? आप इससे पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें बताया गया है खाका किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं, आप मिलाइएगा और ध्यान से समझिएगा। ये पूरा जो खाका है ये मुहावरा से भरा हुआ है, पूरे अच्छे तरीके से लिखा है, खूबसूरत तरीके से लिखा है। आप सुनिए, समझिए और समझने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जिसके लिखने वाले कौन हैं? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। उन्होंने इस कहानी में अपना भी जिक्र किया है, यानी अपने किरदार को भी इसमें प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले इनके किरदार के बारे में समझ लीजिए कि सबसे पहले यही किरदार हो जाएंगे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। सबसे पहला कौन किरदार है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। उसके बाद इन्हीं के उस्ताद जिसका नाम है नज़ीर अहमद। कौन है? नज़ीर अहमद। उन्हीं के उस्ताद है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद हैं जिनका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। उनका भी किरदार इस कहानी में पेश किया गया है। इन्हीं पर पूरी तरीके से कहानी मुनहसर है, डिपेंड है। और इसके अलावा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के एक दोस्त हैं जिसका नाम है मियाँ दानी। क्या नाम है? मियाँ दानी। उनका भी जिक्र किया गया है। और इसके अलावा एक और किरदार हैं जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के हिंदू कॉलेज जो पढ़ते थे उसी कॉलेज में एक तालिब इल्म थे जिनका नाम था मिस्टर रज़ा। उनका भी किरदार इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भी 2-3 किरदार और शामिल किया गया है, उसको एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे कि कौन कौन किरदार है। एक बेचमारी का किरदार आता है और एक काली जान का किरदार आता है। दोनों कौन है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बने रहिए एकदम अच्छे तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेगम कहते हैं कि मैं और मियाँ दानी, मियाँ दानी कौन है? तो इनके दोस्त हैं। 11:30 बजे क्या करते हैं? मदरसे से आते हैं, खाना वाना खाते हैं और सबक का मुताला करते हैं, सबक को पढ़ते हैं, सबक को दोहराते हैं और उसके बाद 1 बजे निकल उठते हैं। कहाँ के लिए? तो नज़ीर अहमद के घर पे जाने के लिए। क्या करते हैं देखिएगा, मकान का पता पूछते पूछाते 1:30 में 5 मिनट थे कि मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमके। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी अपने घर से निकल जाते हैं। कितने बजे? तो ठीक 1 बजे निकलते हैं। और उसके बाद मकान का पता पूछते पूछाते क्या होता है कि 1:30 बजने में 5 मिनट कम रहता है तो मौलवी साहब के दरवाजे पर जा बसते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दरवाजे की एक चौकी पर मैं और दूसरी पर मियाँ दानी डट गए। सामने ही कमरा था, बीच हमारी रस्सी हाथ में लिए ओंग रही थी। कभी कभी रस्सी को एक आध झटका दे देती थी। कमरे के अंदर मौलवी साहब थे लेकिन दरवाज़ा बंद था इसलिए दिखाई न देते थे। अब ये ख्याल हुआ कि ये मौलवी साहब की ही मकान है या किसी दूसरे का, अंदर जानना तो नहीं है।
यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग जो हैं 1:30 बजने में 5 मिनट कम था कि मौलवी साहब के दरवाजे पे तो पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे तो वहां पर एक चौकी रखा हुआ था। उस चौकी के एक पलरे पर ये बैठ जाते हैं मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग और दूसरे पर मियादानी बैठ जाते हैं। सामने देखते हैं तो सामने ही मौलवी साहब का कमरा था, रूम था। बीचमारी जो थी रस्सी हाथ में लेकर के ऊँघ रही थी, यानी सो रही थी। उसके बाद कभी कभी वो रस्सी को आध झटका दे देती, यानी बुन देती, और उसके बाद कमरे के अंदर मौलवी साहब थे, इनको लग रहा था फिर, लेकिन दरवाजा जो था वो बंद था अंदर से, ठीक है, इसीलिए अच्छे तरीके से दिखाई न देता था। और दूसरी बात ये भी थी कि ये धूप में थे और वो जो कमरा था वो अंधेरे में था, और धूप से जाएगा अंधेरे में कमरे में तो कमरे में पूरी साफ दिखाई नहीं देता है। अब ये ख्याल इनके अंदर हुआ, ये सोचने लगे कि वाकई में ये जो मकान है ये मौलवी साहब का ही है कि दूसरा का है, दूसरे का नहीं तो है, कोई जना अंदर तो नहीं है, यानी कोई औरत तो अंदर नहीं है। यही सोच रहे थे बेचारे, यही ख्याल कर रहे थे कि आखिर अंदर कोई ना कोई कौन है, कौन नहीं हो सकता है। आगे देखिए, मजा आएगा एकदम अच्छी तरीके से। इसमें कहा जा रहा है कि गर्ज इस शशोपंज में, शशोपंज मतलब धोखा में, फरेब में थे मौलवी साहब के कमरे के घंटे ने टन से 1:30 बजाया। यही सोच रहे थे, यही धोखे में थे कि ये मौलवी साहब का घर है या कोई जनाना का घर है, अंदर कोई औरत तो नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो फिर अगर पकड़ लेगा तो धुन देगा पूरी तरीके से, औरतियाँ धुन देगी, इसीलिए डर रहे थे बेचारे, ठीक है। हम दोनों उठे और दबे पांव चोरों की तरह अंदर दाखिल हुए। घर में सन्नाटा था, यानी ये सोच ही रहे थे कि मौलवी साहब के कमरे में एक घड़ी लगी हुई थी कि जो कि 1:30 बजे का टन का आवाज आया, टनटनाने का आवाज आया, पूरी तरीके से घड़ी बजने लगा। तब ये क्या करते हैं कि दोनों उठते हैं और दबे पांव चोरों की तरह पूरे क्या करते हैं कि अंदर घुस जाते हैं। घर में देखते हैं तो सन्नाटा रहता है। बेचमारी ने सर भी उठाकर ना देखा कौन जा रहा है। कमरे का एक दरवाजा खुला था, उसमें गर्दन डालकर झांका, चूंकि रोशनी से अंधेरे में आए थे इसलिए कुछ दिखाई न दिया। अंदर से किसी ने डांट कर कहा, कौन है? उस आवाज को पहचान कर हम तो संभल गए, मगर बीच हमारी उछल पड़ी और बेइख्तियार उनके मुंह से गुंबद की आवाज की तरह निकला, कौन है? मैंने कहा, मैं और मियादानी। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि जो मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग हैं ये क्या करते हैं, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग और मियादानी दोनों दबे पांव अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि ये घर में सन्नाटा है। बेचारी वहीं पर रस्सी बुन रही थी, लेकिन वो सर उठा करके भी नहीं देखती है कौन जा रहा है। कमरा का एक दरवाजा खुला हुआ था, 2 दरवाजा होता है ना, तो 2 दरवाजा में से एक पलरा खुला हुआ था और एक पलरा बंद था, ठीक है। उसी में से गर्दन झांक करके, गर्दन डाल करके झांकते हैं, लेकिन वो अंदर दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी में से अंधेरे में गए थे, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दिया। अंदर से लेकिन कुछ डांट करके कहा, कौन है? लेकिन ये आवाज़ सुन करके मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग तो पहचान ली गई ये मौलवी साहब की आवाज़ है, इसलिए संभल गए, डरे नहीं। लेकिन बेचारी जो थी ये उछल पड़ी पूरी तरीके से, क्योंकि ऊँघ रही थी, और ऊँघने के वक्त कोई अगर पीछे से आवाज़ दे तो एकदम चौंक जाता है, कोई आदमी हैरान हो जाता है पूरी तरीके से, कौन बोला, कैसे बोला। तो वही हो रहा था बेचमारी के साथ भी। वो बेइख्तियार उसके मुंह से भी निकला, आवाज़ निकला एकदम गुंबद की तरह, एकदम पूरी तरीके से गूंजते हुए आवाज़ निकला कि कौन है। तब मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग कहते हैं कि मैं और मियादानी, मैं हूँ और मियादानी हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मौलवी साहब ने कहा, आओ बेटा अंदर आओ। मौलवी साहब ने फौरन पलंग पर उठ बैठे और तहम्मुद को संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा, क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश की। थोड़ी देर तक उलट पलट कर देखते रहे, उसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरी से दोनों ने मिलकर काम निकाला। कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया इसका मैं आइंदा जिक्र करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब पढ़कर उठे तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार ना था। खुशी खुशी घर आए, चलो अल्लाह दे और बंदे ले। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि मौलवी साहब भी पहचान लिए कि ओ मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग और मियादानी हैं, ठीक है ठीक है। वो बोलते हैं कि आओ बेटा आओ अंदर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जो है मौलवी साहब क्या करते हैं कि फ़ौरन पलंग पर से उठते हैं और उठने के बाद अपना तहम्मुद संभालते हैं, यानी अपना लुंगी जो होता है, लंगोटा जो होता है, उसको संभालते हैं और संभालने के बाद नीचे उतर आते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा बेटा क्या पढ़ते हो तुम लोग? तब ये दोनों क्या करते हैं, किताब पेश करते हैं, किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब यही पढ़ते हैं हम लोग। मौलवी साहब किताब लेकर के थोड़ा सा देर तक उलट पुलट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई तुम क्या करना कि एक किताब मेरे लिए भी लेकर के आ जाना। उसके बाद कहते हैं ना, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग और मियादानी दोनों अपना अपना एक किताब लिए हुए थे, उसी एक किताब, दोनों किताब में से एक किताब मौलवी साहब को दे देते हैं
और दूसरी किताब से ये दोनों मिल मिल करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, मौलवी साहब पढ़ाते हैं। अब कब पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इसका आइंदा जिक्र करेंगे, यानी आगे जिक्र किया गया है। लेकिन ये ज़रूर है, जब पढ़ा रहे थे मौलवी साहब और जब ये पढ़ करके छुट्टी हुई तो उस समय पूरा याद था, उस समय सब कुछ याद था, उस समय कुछ भी भूले नहीं थे, खुशी खुशी घर पे आ गए, ये सोचते हैं कि चूँकि अल्लाह दिया और बंदा लिया, यही सभी इसमें काम है। ठीक है, यानी मौलवी साहब पढ़ा दिए और हम पढ़ लिए, यही इनका अंदर ये हुनर था, काबिलियत थी। आगे देखिएगा, हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों की पुल बांध दी है। अगला दिन लोग गए कहाँ पर, कॉलेज में। कौन सा कॉलेज में पढ़ते थे, तो हिंदू कॉलेज में, याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में गए तो वहाँ पे मौलवी साहब की तारीफ पे तारीफ किए, तारीफ का एकदम पुल बांध दिए पूरी तरीके से। यहाँ तक कि ये आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। वहाँ के एक तालिब इल्म मिस्टर रज़ा के दिल में गदगदी उठी। वह आए, हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मौलवी साहब इनकार तो ना करेंगे। हमने कहा चलो और ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है, 2 को ना पढ़ाया 3 को पढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा जिम्मा। वह राज़ी ना हुए और यही कहा कि पहले पूछ लो। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा लेते क्यों नहीं आए। हमने कहा वो ज़रा शर्मीले हैं, बग़ैर इजाज़त के नहीं आना चाहते। यानी उन्होंने कहा, यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि जो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मैदानी जो थे, पहले दिन पढ़े और दूसरा का दिन जैसे ही कॉलेज में गए, इतना तारीफ़ किए कि तारीफ़ के पुल बांध दिए पूरी तरीके से। उस तारीफ़ को सुनने के बाद उसी कॉलेज यानी हिंदू कॉलेज का एक तालिब इल्म जिसका नाम है मिस्टर रज़ा, उसके दिल में गदगदी उठी। यानी दिल में गदगदी उठने का मतलब शौक़ पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ कि हम भी पढ़ेंगे। वो भी क्या करते हैं, इनके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मौलवी साहब इनकार तो ना करेंगे, मना तो ना करेंगे। तब ये कहते हैं कि चलो ज़रूर चलो, मौलवी साहब को क्या बिगड़ता है, वो 1 को ना पढ़ाए 2 को ना पढ़ाए 3 को पढ़ा दी, क्या दिक्कत है, उनको पढ़ाने का काम है, पढ़ाते रहेंगे। 2 ना 3 4 5 कितनों को पढ़ा सकते हैं वो मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से बताते हैं। लेकिन मिस्टर रज़ा नहीं मानते, कहते कि ना, पहले जाओ उनसे इजाज़त लेकर के आओ, उनसे परमिशन लेकर के आओ, अगर वो परमिशन देंगे, इजाज़त देंगे तभी मैं चलूँगा। उसके बाद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कहते हैं कि अच्छा भाई चलो, अगर कुछ कहेंगे मौलवी साहब तो हमारा जिम्मेदारी है। मनाते हैं लेकिन वो मानता नहीं है। तब क्या करते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जैसे ही आते हैं पढ़ने के लिए, तो उस पढ़ने से पहले जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, तुरंत क्या करते हैं कि मौलवी साहब से पूछ देते हैं कि मौलवी साहब एक लड़का आना चाहता है, क्या उसको लेके आऊँ। तो उस समय मौलवी साहब कहते हैं कि क्यों नहीं लेकर के आ गए, मैं भी देख लेता कौन है वो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मौलवी साहब से ये कहते हैं मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कि ज़रा वह शर्मीले हैं, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के नहीं आना चाहते। तो उन्होंने क्या कहा, देखिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा, खैर कल ज़रूर साथ लाना, ज़रा उनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रज़ा को मौलवी साहब का इजाज़तनामा पहुंचा दिया और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना, वरना अंदर घुसना ना मिलेगा। दूसरे दिन जो हम पहुंचे तो वो पहले ही से दरवाजे पर भाई दिए बैठे थे। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतार उनके हाथ में दी और वह किताब लेते लेते नीचे आ बैठे और कहा अच्छा यह है मियाँ रज़ा। बेचारे रज़ा ने गर्दन झुका कर कहा जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा अच्छा भाई शुरू करो। यानी कहने का मतलब इसमें ये है, जो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग हैं ये मौलवी साहब के घर पे जाते हैं और जाने के बाद मौलवी साहब से कहते हैं कि वो ज़रा शर्मीला है, बग़ैर इजाज़त के वो नहीं आता है, कहीं भी नहीं जाता है। तब मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के जो उस्ताद हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, वो क्या कहते हैं कि तालिब इल्म शर्मीला और डूबा हुआ रहता है, अच्छा ठीक है आज नहीं आया तो कल ज़रूर साथ लेकर के आना, ताकि हम उसको भी देख लें कि कैसा वो है, किस रंग का वो है। ठीक है, शाम को वापसी के वक्त यानी यहाँ छुट्टी हुई, पढ़े लोग, और पढ़ने के बाद जैसे वापसी हुआ तो रास्ते ही में जा करके मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो थे वो उनको इजाज़तनामा दे दिए फराश खाने के पास। यानी फराश खाने किसको कहते हैं, तो वह जगह होता है जहाँ पे फर्श बिछाने वाले काम करते हैं। फराश खाना एक जगह है, कौन सी जगह है, तो जिस जगह पर फर्श बिछाने वाले काम करते हो। ठीक है, तो वहीं पर मिस्टर रज़ा रहता था
तो वहीं पर मिर्ज़ा फतुल्ला बेग और मेरनी गए और वहाँ पे इजाज़तनामा पहुँचा दी है और कह दिए पूरी तरीके से कि देखो 1:30 बजे पहुँच जाना, वरना अंदर घुसने को नहीं मिलेगा, एंट्री बंद हो जाएगा। अगले दिन जैसे ही जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मिर्ज़ा फतुल्ला बेग के मिस्टर हम लोग के आने से पहले पहले मिस्टर रजा जो थे वो 2:30 दे के बैठ गए थे, यानी अपना पूरी तरीके से अपना हिस्सा जमा लिए थे, वहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे 1:30 बजा अंदर दाखिल हुए, मौलवी साहब उन लोगों को देखते ही पलंग से उठ बैठे और कहा कि लाओ किताब लाओ। हम उसके बाद जो मिर्ज़ा फतुल्ला बेग थे वो ताखा पे से किताब लेते हैं और लाने के बाद उनको दे देते हैं। जैसे ही देते हैं तो नीचे बैठते हैं और नीचे बैठने का कहते हैं कि अच्छा यही है मियाँ रजा, मिस्टर रजा यही है। बेचारे मिस्टर रजा जो था वो गर्दन झुका करके एकदम शर्मीली आवाज़ में कहता है कि जी हाँ मौलवी साहब मैं ही मिस्टर रजा हूँ। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि अच्छा भाई शुरू करो, सबक शुरू करो, सबक का पढ़ा जाए, सबक का मुताला किया जाए, ठीक है, यही पढ़ने ना आए हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एकदम ध्यान से समझिएगा, पूरा अच्छे तरीके से मजा आएगा एकदम। हमारे पढ़ाने का यह तरीका था कि एक रोज मैं पढ़ता था, दूसरे रोज मियाँ दानी। अब उसको हमारी शरारत कहो या महज इत्तफाक, हम दोनों चुपके बैठे रहे। जब उस खामोशी ने तौल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं, क्या मुंह में घुंघुनियां भर आए हो? अच्छा मियाँ रजा तुम ही शुरू करो। रजा ने सफा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलती मुझसे कम की, नज़म को नसर मियादानी से ज़्यादा बना दिया। एक आध शेर तक मौलवी साहब चुपके सुनते रहे। उसके बाद कहने लगे वाह भाई वाह, हमको भी अजब नमूने के शागिर्द मिले हैं। मियाँ रजा अगर हम तुमको एक नेक सलाह दी तो मानोगे? रजा ने नहायत शर्मिली आवाज़ में गर्दन झुका कर कहा बाशरो चश्म, यानी आपके आज्ञा सर आँखों पर, यानी आपका हुक्म सर आँखों पर पूरी तरीके से। मौलवी साहब ने कहा देखो अपने वादे से फिर न जाना। उन्होंने कहा जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा अच्छा तो मेरी सलाह यह है कि कल से तुम मेरे यहाँ ना आना। ये सुनकर वो बेचारे कुछ पशर मुर्दा से हो गए। मौलवी साहब ने कहा भाई रजा मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में हो आया करो। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़म और नशर के फ़र्क मालूम होने लगेंगे। भाई मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि इन दोनों के पढ़ने का तरीका यही था कि एक रोज़ जो था वो मिर्ज़ा फतुल्ला बेग पढ़ते थे तो दूसरे रोज़ मियादानी पढ़ते थे। आज तो ये 3 लोग हो गए, इसीलिए मौलवी साहब तो कह दिए कि चलो भाई शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो, लेकिन ये दोनों आपस में देखते रह गए कि कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा। मिर्ज़ा फतुल्ला बेग कहते थे कि मेदनी से तुम पढ़ो, मेदनी कहता था कि तुम पढ़ो। इस तरीके से कहते कहते नजर नजर कहते कहते बहुत देर हो गया। तब मौलवी साहब ने खुद कहा कि अरे भाई तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? अच्छा मिस्टर रजा तुम ही आज पढ़ो, तुम ही शुरुआत करो, नए नए हो तुम ही शुरुआत करो। उसके बाद क्या था, मिस्टर रजा जो थे वो सफ़ा पूछते हैं, यानी पेज पूछते हैं। पेज पूछने के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। इनकी गलती क्या होती है कि एराब में मिर्ज़ा फतुल्ला बेग से कम गलती करते हैं तो नसर को नज़म मेदानी से ज़्यादा बना देते हैं। यानी इनको दोनों में गलती होती है, यानी एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश में भी गलती होती है और नज़म को नसर भी बना देते थे पूरी तरीके से। इन दोनों की गलती थी। एक आध शेर जो था मौलवी साहब खामोशी से सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है, हमको भी अजब नमूने के शागिर्द मिल जाते हैं। कैसे कैसे हमको शागिर्द मिल जाते हैं, वाह भाई वाह। पूरी तरीके से ये मतलब शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तब कहते हैं कि मियाँ रजा अगर हम तुमको एक नेक सलाह देंगे तो क्या तुम उसको मानोगे? हम एक नेक सलाह दे रहे हैं, नेक सलाह, क्या तुम उसको मानोगे? तब वो जो थे मियाँ रजा ये निहायत शर्मीली आवाज़ में कहते हैं गर्दन झुका करके कि बाशरो चश्म, आपका हुक्म सर आँखों पर रहेगा हुजूर, आप जो फरमाइए हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि देखो वादा किए हो, वादा से मुकर मत जाना। उसके बाद कहते हैं मियाँ रजा कि नहीं हुजूर, नहीं मौलवी साहब, मैं वादे से मुकरना नहीं जानता हूँ, मैं वादे से मुकरूंगा नहीं। उसके बाद कहते हैं ठीक है तो सलाह मेरी सुनो, एकदम अच्छे तरीके से सुनो, कान ला के सुनना। तो ये मेरी सलाह यह है कि कल से तुम मेरे यहाँ ना आना। इतना सुनना ही था कि पहाड़ जैसा बिजली पूरी तरीके से मियाँ रजा के सर पे गिर गई पूरी तरीके से। ठीक है, ये सुनकर बेचारे कुछ पशर मुर्दा अफसर हो गए। पशर मुर्दा मतलब होता है मुरझाना, यानी मुरझा गए पूरी तरीके से। एक बाइक क्या हो गया। उसके मौलवी साहब कहते हैं कि भाई रजा तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा या तुमको कह रहा हूँ कि यहाँ से छोड़ दो, यहाँ मत पढ़ो। नहीं, मैं तुमको ही पढ़ाऊंगा, ज़रूर पढ़ाऊंगा, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त में मोहल्ले में एक काली जान है, वहाँ पे जाकर के तुम तालीम ले सको, तालीम ले लो।
ٹھیک ہے، اگر تعلیم لے لو گے تو اتنے دنوں میں کیا ہوگا کہ تمہارے کانوں کو نظم اور نثر میں فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم کو تو جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے شعر کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے دیکھے نہیں جاتا ہم کو، اس طریقے سے مولوی صاحب بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک امید کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے دیکھیے گا دھیان سے پورے اچھے طریقے سے۔ بیچارے متنبع کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ بیچارے رضا کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا، خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا، دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ بتائیے نا، ایسی بھی حالت ہو گئی تھی بیچارے میاں رضا کی۔ میاں رضا جو تھے وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، کس کی؟ یاد رکھیے گا، متنبع شاعر کی شعر پڑھ رہے تھے، اسی میں ان کی غلطی ہو گئی۔ تب مولوی صلاح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ نہیں ہم کو دیکھا جاتا کہ کوئی شاعر کے شعر کے گلے پر خود کے چھری چلائے۔ بیچارے متنبع کو کیا معلوم تھا، بیچارے شاعر کو کیا معلوم تھا کہ بتاسوں والی گلی ہوگی، نذیر احمد کا کمرہ ہوگا، اسی میں مولوی مشر رضا جو ہیں وہ اشعار کے یعنی متنبع کے اشعار کو حلال کریں گے۔ بیچارے متنبع کو کیا معلوم تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بیچارے جو مشر رضا تھے ان کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا پورے طریقے سے، ان کے لگتا تھا کہ ان کے پیر سے زمین کھسک گیا پورے طریقے سے۔ اس کے بعد کیا تھے، وہ پورے طریقے سے مرجھا گئے، خدا خدا کر کے سبق ختم کیے اور پورے طریقے سے رخصتی ہوئی، 1 گھنٹہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو تھے راستے میں چلتے چلتے بھی یہ لوگ چھوڑے نہیں، اتنے دوست کمینے ہوتے ہیں۔ یہ دوست راستے میں اتنا بنائے اتنا ان کو چڑھائے کہ بیچارے وہ دوسرے دن سے غائب ایسا ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائیں، دوبارہ دکھے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ لوگ اتنا ان کو پریشان کیا ہوا تھا۔ دیکھیے نا، آگے دیکھیے گا دھیان سے۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ دیکھیے کیا بتاتے ہیں، میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے، اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی، شعر خود بھی کہتا تھا، دوسرے کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہ دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس سے بالکل برعکس تھی، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے، سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب کو دونوں کے پڑھنے سے بہت زز بز ہوتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ مشر رضا کی شرم کا اور حیا کا جو داستان تھا، حال تھا، وہ تو سن لیے، لیکن اب مرزا فرت اللہ بیگ اور میدانی کے بے حیائی کی داستان سنیے کہ ان کے اندر کیا غلطی تھی، ان کے اندر کیا کمی تھی، اس کو سنیے دھیان سے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو مرزا فرت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ میرا صرف و نحو کمزور تھا، یعنی میرا جو گرامر تھا، قواعد تھا، یہ پوری طریقے سے کمزور تھا، اور کمزور ہو کیوں نہ، ہمارا شروع کیے ہوئے کئی دن ہوا تھا، بہت کم دن ہوا تھا، اسی لیے ہمارا غلطی ہو رہا تھا۔ اعراب میں بھی ہمارا غلطی ہوتا تھا، یعنی مرزا فرت اللہ بیگ کا کس میں غلطی ہوتا تھا؟ تو اعراب میں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اعراب، یعنی زبر زیر پیش کو غلطی ہوتا تھا، زبر کو زیر، زیر کو زبر پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ نثر سنبھال لیتے تھے، یعنی جو نثر ہوتا تھا، لٹریچر ہوتا تھا، اس کو سنبھال لیتے تھے، لیکن نظم میں یعنی پویم میں ان کو دقت پڑتی تھی پورے طریقے سے۔ شعر خود بھی کہتے تھے، دوسرے شاعر کی ہزاروں شعر ان کو یاد تھا، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہ دیتے تھے۔ تختی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شعر کو اس کے تلفظ کے اکائی میں تقسیم کرنا اور پھر ان کے وزن کا تعین کر کے ان کے بہر معلوم کرنا، یعنی کہنے کا مطلب کہ شعر کو پورے طریقے سے نقصان نہیں ہونے دیتے تھے، دوسرے کے شعر یاد کر لیتے تھے پورے اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن پڑھنے کہا جائے، جو ان کو شعر یاد ہوتا تھا وہ کہیں بھی جا کے پڑھ دیتے تھے، تو منہ زبانی پڑھ دیتے تھے دیکھے، لیکن اگر کوئی کتاب دے دے اور کتاب دیکھ کے کہے پڑھنے کے لیے تو وہ نہیں پڑھ پاتے تھے یہ بیچارے، اتنا ان کا بس غلطی تھا۔ آگے دیکھیے گا دھیان سے۔ میدانی جو تھے ان کی حالت اس سے بالکل برعکس تھی، یعنی الٹا تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اعراب میں تو غلطی نہیں کرتے تھے، زبردست پیش ان کی غلطی نہیں ہوتی تھی، مگر شعر کو نثر بنا دیتے تھے، شعر کو شاعری کے انداز سے پڑھا جاتا ہے، گا کر کے ترنم میں آواز پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ ترنم کی آواز میں نہیں بلکہ عام بول چل کے زبان میں بولتے تھے، نثر کی زبان میں بولتے تھے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے پورے طریقے سے، لوگ سنتے تھے تو دم جھٹکا دیتے تھے۔ مولوی صاحب بھی دونوں کے پڑھنے سے پورا جذبی ہوتے تھے، یعنی پورے زیادہ پریشان ہوتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا دھیان سے، لاش چل رہا ہے تو اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں سے اعراب کہاں لگا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، ہے کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا۔ انہوں نے بھی بڑے زور سے ہوں کی،
ہم نے پھر اعراب بدل دیے۔ اس سے ان کو غصہ آ گیا، کہا دانی تم تو پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دلان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غصلی آواز میں کہا، نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے کہا کہ چلو، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو دبایا۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح بفر رہے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں کیا ہو جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس دن سبق پڑھنے کا مرزا فتح اللہ بیگ کا باری تھا۔ مرزا فتح اللہ بیگ اپنے باری کے حساب سے پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ ایک شعر پڑھیں، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اعراب کہاں سے کہاں لگا دیے، کہاں زبر ہے کہاں پہ زر لگا دیے پورے طریقے سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مولوی صاحب ایک ہے کا آواز نکالے۔ اس کے بعد جو تھا وہ سمجھ گئے کہ اعراب میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوا ہے۔ تمام اعراب بدل کر کے پورے طریقے سے شعر کو الگ کر دیتے ہیں، شعر کو موضوع کر دیتے ہیں پورے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر سے کہا کہ ہوں کیا پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد اعراب بدل دیے، لیکن اتنے میں وہ غصہ ہو گئے۔ کون؟ مولوی صاحب غصہ ہو گئے۔ اس کے بعد کہیں کہ دانی تم پڑھو، اب تم پڑھو، دیکھتے ہیں تم کیسے پڑھتے ہو۔ لیکن جیسے میاں دانی پڑھتے ہیں وہ شعر کو پورے طریقے سے گلا گھونٹ دیتے ہیں، شعر کا پورے طریقے سے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں پورے طریقے سے، بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کا غصہ دم تھا 110 ڈگری پر چڑھ جاتا ہے۔ کتاب اٹھا کر کے ایسے پھینکتے ہیں کہ کمرے سے گزر کر کے دلان میں جاتا ہے اور صحن میں جا کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور صحن میں جا کر رک جاتا ہے، پورے طریقے سے کونا میں جا کر رک جاتا ہے۔ وہ غصلی آواز میں کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے تم نکل جاؤ، میں تمہارے پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، نہ تم ہم سے پڑھنے کے قابل ہو، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ دانی جو تھی یہ مرزا فتح اللہ بیگ کو دیکھتے ہیں اور مرزا فتح اللہ بیگ میدانی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھیں میں کہتے ہیں میدانی کہ مرزا فتح اللہ بیگ سے تم چلو، لیکن مرزا فتح اللہ بیگ آنکھیں میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں جانا ہے۔ مرزا فتح اللہ بیگ کو دیکھ کر کے میدانی جو تھے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن مرزا فتح اللہ بیگ تھے ان کے زانو دبا دیتے ہیں، یعنی ان کا جو گھٹنا ہے اس کو دباتے ہیں، ران کو دبا دیتے ہیں، اور ران کو دبانے کے بعد بیٹھا دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح ایک دم پورے طریقے سے بفر رہے تھے، یعنی ادھر ادھر گھوم رہے تھے پورے طریقے سے، ڈراؤنی شکل میں پورے طریقے سے گھوم رہے تھے۔ آگے دیکھیے گا یہاں پر آخر میں جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے، کہنے لگے اچھا نہیں جاتے تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلے ہیں نہ ٹلیں گے۔ کہنے لگے بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا، میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بیٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ جب مولوی صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تم جاتے ہو کہ نہیں ہو، کیا تم کو دھکے دے کر نکالنا پڑے گا؟ اس کے بعد کہتے ہیں مرزا فتح اللہ بیگ کہ ہم لوگ اس وقت تک نہیں جاتے ہیں جب تک کوئی ہم کو بھگائے گا نہیں، اگر بھگاتا بھی ہے جاتے بھی ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب یہ مولوی صاحب بے حیائی دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا نرم ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اچھا نہیں جاتے تو مت جاؤ، لیکن میں ایک حرف بھی تم کو نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد مرزا فتح اللہ بیگ کہتے ہیں کہ نہ پڑھائیے، مگر ہم پڑھے بغیر یہاں سے نہ ٹلے ہیں نہ کبھی ٹلیں گے ہم۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تم چلے جاؤ، کل آنا، کل تم کو پڑھا دیں گے۔ جو میدانی جو تھے وہ سچ جانتے ہیں، اور سچ جاننے کے بعد وہاں سے اٹھنے لگتے ہیں۔ تب یہ مرزا فتح اللہ بیگ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے اٹھتے ہیں تو پھر مولوی صاحب ہاتھ سے نکل جائیں گے، اسی لیے دانی کو اٹھ کھڑے ہو دیکھ کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد مولوی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج ہی پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اسی وقت پڑھیں گے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے گا دھیان سے۔ آخر کار ہم جیتے، مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟
यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि लास्ट में क्या होता है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग लोग जीतते हैं और जो मौलवी साहब थे वो हारते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद कहते हैं कि खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों को, तुम शागिर्द नहीं बल्कि उस्ताद हो गए। इस तरीके से मौलवी साहब इनको समझाते हैं, कहते हैं कि उस्ताद के उस्ताद हो गए, तुम शागिर्द नहीं उस्ताद के उस्ताद हो गए हो। अच्छा भाई, मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। देखें कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है। मैं जाकर शहन में किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। कहा करते थे कि अगर उस दिन तुम चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब ना होता। मैं तुम्हारे शौक़ को आज़माता था मगर तुमने मुझे ही आज़मा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये शौक़ है इल्म का। जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सभी कुछ सुनता है। बदशौक़ भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की जो बेहयाई है उसको देखने के बाद मौलवी साहब खुद कहते हैं कि अच्छा तुम लोग जैसे शागिर्द हो, तुम शागिर्द नहीं बल्कि उस्ताद के उस्ताद बन गए हो। अच्छा ठीक है, जाओ अच्छा किताब लेकर के आओ, मैं सबक को पढ़ाता हूँ और जैसे सबक को पढ़ाता हूँ उसके बाद देखते हैं कि तुम लोग यहाँ से पिंड हमारा छोड़ो, जल्दी से छोड़ो यहाँ से। उसके बाद जाते हैं मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और लाते हैं किताब, ये पढ़ाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि कब तुमसे हमको छुटकारा मिलता है। उसके बाद जा करके पढ़ते हैं लोग। पढ़ने के बाद जैसे ही वहाँ से रुखसती हो जाता है, छुट्टी हो जाता है, तो ये लोग अपने घर पे चले जाते हैं। वापस अगले दिन जैसे ही आते हैं तो क्या होता है कि मौलवी साहब बताते हैं कि देखो मैं तुमको कल आज़मा रहा था कि तुम पढ़ने के लायक हो कि नहीं हो, तुम्हारे अंदर शौक़ पढ़ने का है कि नहीं है, लेकिन मैं तुमको आज़मा रहा था लेकिन उल्टा तुम ही हमको आज़मा लिए। इस तरीके से ये बताते हैं और कहते हैं कि खुदा तुम जैसे शागिर्द को सलामत रखे और अच्छे तरीके से सभी उस्ताद को तुम जैसे शागिर्द नसीब करें। ये बेहयाई नहीं बल्कि ये शौक़ था इल्म का। जिसका शौक़ होता है वो पूरी तरीके से भली बुरी सब बात को सुनता है और जो बदशौक़ होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन जो शौक़ वाले होते हैं वो उस्ताद की हर एक बातों को पूरी तरीके से दिल पे नहीं लगाते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये कहानी पूरी तरीके से ख़त्म होती है। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर होता है। इसके क्वेश्चन आंसर और फुल नोट्स के बारे में इसे अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।